वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूथ पावर फॉर स्टडी में। तो पिछली जो हमारी वीडियोस डली हैं उनमें हमने उत्तर भारत के इतिहास को कवर कर लिया है। अब रह गया है दक्षिण भारत। तो अब देखेंगे हम दक्षिण भारत के इतिहास को। तो दक्षिण भारत के इतिहास में 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच संगम काल आया। तो सबसे पहले हम देखेंगे संगम काल को। संगम काल में कौन राजा थे? चेर, चोल, पांड। ये मैप भी बना दिया है हमने। कृष्णा नदी से नीचे के जो क्षेत्र थे वो संगम काल में आ जाएंगे। ये हो गया चेर, ये हो गया पूरा साइड चोल और ये नीचे पांड्य। ठीक है, तो सबसे पहले चेरों के बारे में जानते हैं। तो चेरों ने अपनी राजधानी केरल को उस टाइम पे चेरी कहा जाता था, वहाँ पे क्रूर में स्थापित की थी। आप देख सकते हैं ये लोकेशन अभी कहाँ है वर्तमान में, इस नीचे साइड की कहाँ है? केरल में ही है ना। तो इन्होंने क्या था, उस टाइम पे इस राज्य को चेर कहा जाता था। तो इन्होंने अपनी राजधानी बंजी या क्रूर में स्थापित की थी। ठीक है, और क्या था? इनके प्रतीक चोल, चेर और पांड्य जो थे, इनके प्रतीक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रतीक पूछ सकता है। तो इनका चेरों का प्रतीक कौन सा था? धनुष। ठीक है, और क्या था? चेरों के बारे में इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि 150 ईस्वी में चेरों ने चोलों पर आक्रमण कर दिया था। और क्या हुआ था? इनके जो चोलों के जो राजा थे करिकाल की हो गई थी मृत्यु। फिर क्या हुआ? बदले में चोलों ने भी इनके राजा पे आक्रमण कर दिया, उनकी भी मृत्यु कर ली। उसके बाद लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने मतलब चेरों ने और चोलों ने आपस में समझौता कर लिया था। ठीक है, और तभी तो संगम काल संगम हुआ था। संगम क्या था? जो कवि थे, तमिल कवि जो सभाएं करते थे उन्हें संगम कहते थे। 3 सभाएं हुई हैं टोटल, और कहाँ कहाँ हुई हैं? मदुरै में हुई है और कपाटपुरम में। ठीक है, ये हो गया संगम। उसके बाद जो चेर कवि जो थे चेर कवि ने चेरों के सबसे प्रतापी राजा किसे बताया? सेनगुट्टवन। ठीक है, इसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कभी प्रश्न ये पूछ दे कि लाल चेर के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है सेनगुट्टवन को। ठीक है, ये हो गए हमारे चेर वंश। अब हम थोड़ा सा चोल वंश के बारे में देखेंगे। तो अभी हमने चेर वंश देखा था, अब हम देखेंगे चोल वंश। तो चोल वंश क्या है? दूसरी से तीसरी शताब्दी तक इसका प्रसार हुआ। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी मंतूर या उरैयूर थी। यहाँ चोल इस साइड है, कोरोमंडल तट साइड। तो इन्हें कोरोमंडल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उरैयूर इनकी राजधानी थी। इनका प्रतीक क्या था? बाघ। इन सब में हमने बताया कि प्रतीक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर क्या था? इसके सबसे प्रतापी जो शासक था वो करिकाल था। हमने अभी चेरों के बारे में देखा था कि चेरों ने जब इसका आक्रमण किया था इस पर, तो इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, क्या था कि जो करिकाल था इसने पोहार बंदरगाह का निर्माण करवाया था। पोहार बंदरगाह अभी वर्तमान में कावेरी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? करिकाल ने। ठीक है, और इसका दूसरा जो शासक था वो था एलेरा क्या था? जो श्रीलंका है, श्रीलंका पर इसने लगभग 5-6 साल अपना शासन किया था, यानी कि वहाँ पे जीत लिया था। और फिर क्या हुआ था? 5-6 साल इसका अपना शासन किया था, और 5वीं शताब्दी तक इनकी शक्ति क्षीण होने लगी थी। फिर आते हैं पांड्य। तो पांड्यों का वर्णन सबसे पहले मेगस्थनीज करता है, यानी कि मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो आया था यात्री, क्या नाम था उसका? मेगस्थनीज ने ही सबसे पहले पांड्यों का वर्णन किया था। और कहा जाता है कि ये राज्य जो था मोतियों के लिए बहुत फेमस था। तो प्रश्न ये पूछ सकता है कि मतलब दक्षिण भारत का कौन सा राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन सा था? पांड्य। ठीक है, और इसका जो प्रतीक था क्या था? मछली। ठीक है, तो इनके प्रतीक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले हमने चेर देखा, चेर का प्रतीक कौन सा था? धनुष था। फिर हमने चोल देखा, चोल का प्रतीक बाघ हो गया। फिर हमने पांड्य देखा, पांड्य का प्रतीक मछली हो गया। तो हो सकता है कि मैच करने को दे दे, चोल के सामने मछली लिख दे या चेर के सामने बाघ लिख दे, तो मैच कर लेंगे आप लोग। चेर के सामने क्या आएगा?
धनुष, चोल के सामने बाघ और पांड्य के सामने मछली। ठीक है, अभी ये हो गए हमारे चोल और पांड्य वंश हो गए। अभी हम चोलों का उदय दोबारा देखेंगे 9वीं सदी में विजयालय चोल की नेतृत्व में। ठीक, तो फिर हमें काफ़ी डीप में पढ़ना पड़ेगा उससे, क्योंकि इन्होंने क्या है मंदिर वगैरह भी बनवाए थे, तो उन्हें भी पढ़ना पड़ेगा, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा संगम काल खत्म हो गया। थैंक यू।